हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता परीक्षा के तीसरे चरण से संबंधित जो है अगला मैराथन क्लास लाए हैं। अब बहुत ही जल्द आपका परीक्षा होने वाला है। एडमिट कार्ड की घोषणा हो चुकी है और आज से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड भी करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला नंबर सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि संसाधन की सही परिभाषा क्या है, यानी रिसोर्स किसे कहते हैं। तो संसाधन जो है इसकी जो सही परिभाषा है, या हम जो प्रश्न आपके लिए तैयार करके लाते हैं, यह ऐसे प्रश्न हैं जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबों से तैयार किए गए प्रश्न हैं, ताकि परीक्षा में छूटे नहीं। और पिछले सक्षमताओं पर आधारित प्रश्न है कि संसाधन की परिभाषा क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा कि कोई भी ऐसी चीज़ जो मनुष्य के लिए उपयोगी हो वह संसाधन कहलाएगा। हर वह चीज़ जो मनुष्य के लिए उपयोगी होगा वह सभी चीज़ संसाधन होगा। मनुष्य स्वयं एक संसाधन है। प्रकृति में उपलब्ध जितने भी पेड़ पौधे हैं, जल हैं, पहाड़ है, चट्टान है, जितने भी वो सभी संसाधन हैं जो मनुष्य के लिए उपयोगी है। तथा मनुष्य जो उन प्राकृतिक चीज़ों से अपने इस्तेमाल का चीज़ का निर्माण करता है वे सभी भी संसाधन है। भले वो सभी मैन मेड रिसोर्स कहलाते हैं, यानी मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। तो संसाधन तीन प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक संसाधन, जैसे पेड़ पौधे उपलब्ध हैं, हवा है, पानी है, ये सभी प्राकृतिक के रूप से उपलब्ध है, मानव इसका इस्तेमाल करते हैं, ये सारे प्राकृतिक संसाधन है। दूसरा, मानव खुद एक संसाधन है। और तीसरा क्या है कि मानव के द्वारा निर्मित है, जैसे गाड़ी है, मोटर है, जो भी आराम के लिए सामान है, जो मानव ने प्राकृतिक वस्तुओं का इस्तेमाल करके अपने लिए बनाया है, वो सभी मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर दूसरा है हमारे स्क्रीन पर। सवाल है कि संसाधन की वह श्रेणी जो निरंतर प्रयोग में आने पर समाप्त नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं। तो संसाधन को जो है इस हिसाब से दो ग्रुप में बांटा गया है। एक ऐसे संसाधन है जो हम इस्तेमाल करते हैं तो धीरे धीरे करके वह ख़त्म हो जाएंगे, फिर उसकी पूर्ति प्राकृतिक रूप से नहीं हो पाएगी, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है। ये सारे ऐसे संसाधन हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं तो धीरे धीरे रोज़ या ख़त्म होने की ओर जा रहे हैं, और एक समय आएगा कि यह पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। दूसरा संसाधन है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसकी पूर्ति प्राकृतिक ढंग से अपने आप होती रहती है। वैसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे सौर ऊर्जा है, वायु है, ऑक्सीजन है। ये सारे ऐसे संसाधन हैं जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन प्राकृतिक रूप से यह संसाधन की पुनः पूर्ति भी हो रही है, तो यह नवीकरणीय संसाधन है। और कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सवाल नंबर तीसरा है कि कृषि की वह विधि जिसमें खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, क्या कहलाता है। तो कृषि की यह पद्धति जो है जिसमें खेती करके कुछ समय के लिए खेतों को खाली छोड़ा जाता है, झूम खेती के नाम से जानते हैं। ऑप्शन जो है तीसरा नंबर प्रश्न का ए सही उत्तर होगा। चौथा नंबर सवाल है कि सबसे अधिक उत्पादक मिट्टी कौन सी मानी जाती है, यानी मिट्टी की जो प्रकार है उसमें सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करने वाला खाद्य पदार्थ का हो या फिर अन्य पदार्थों का हो, उसका उत्पादन करने वाला जो है मिट्टी कौन मानी जाती है। तो वह मिट्टी मानी जाती है जलोढ़ मिट्टी, जो सबसे अधिक उत्पादक मिट्टी के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक नवीन यानी नया जलोढ़ और एक पुराना यानी जो है नवीन जलोढ़, और एक पुराने जलोढ़। नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं और पुराने जलोढ़ को बांगर के नाम से जानते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाइए, ताकि अगला हर अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। पांचवा नंबर सवाल है कि भारत में कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो कपास के जो उत्पादन होती है उसके लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी है वह काली मिट्टी है। ऑप्शन ए सबसे सही जवाब होगा। काली मिट्टी को जो है रेगूर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कपास की खेती अच्छी हो पाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला जो है यह एक ऐसा संसाधन है जो इस्तेमाल होते होते धीरे धीरे एक समय आएगा कि कोयला का उत्पादन बंद हो जाएगा, क्योंकि कोयला जो है ख़त्म हो जाएगा। इसकी पुनः पूर्ति जो है प्राकृतिक रूप से नहीं हो पाएगी, अर्थात यह ऑप्शन सी सही उत्तर है कि यह अनवीकरणीय संसाधन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि कौन सी धातु में लौह धातु नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों जितने भी खनिज हैं उनमें से खनिज दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं धात्विक और एक होते हैं अधात्विक खनिज। तो धात्विक यहाँ पर जितने भी खनिज हमें दिख रहा है
ये सारे तो धात्विक खनिज है, क्योंकि इन सब में धातु के अंश पाए जाते हैं। लोहा है, मैग्नीज है, तांबा है, निकेल है। लेकिन धात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं लौहयुक्त खनिज और एक होते हैं अलौह खनिज। जिसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं वो लौहयुक्त खनिज की श्रेणी में आएंगे, और जिसमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते हैं, जैसे ऑप्शन सी तांबा जो है यह अलौह खनिज है, अर्थात यह लौह धातु इसमें नहीं पाए जाते हैं। सवाल 8वां के बाद 8वां सवाल है कि कौन सी प्रक्रिया भूमि के कटाव का प्रमुख कारण है। तो इसमें से किस क्रिया के कारण भूमि का कटाव संभव हो पाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों कि क्रिया वनों की कटाई से जो है भूमि का कटाव का प्रमुख कारण वनों की कटाई है, वरना वर्षा, कृषि और चराई से जो है भूमि का कटाव नहीं हो पाता है उतना, जितना जो है वनों की कटाई से होती है। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में किस फसल को खरीफ फसल के रूप में जाना जाता है। तो खरीफ और रबी दो प्रमुख फसल है, और एक तीसरा होता है जायद फसल। खरीफ फसल को हम सभी जानते हैं कि जून जुलाई के मौसम में बोया जाता है, और फिर जो है अक्टूबर नवंबर के मौसम में फसल को काटा जाता है, जो खरीफ फसल कहलाता है। जैसे धान है, मक्का है, ये सभी खरीफ फसल है। वहीं जो है रबी फसल है, जिसको नवंबर दिसंबर के मौसम में बोया जाता है, और फिर उसकी कटाई जो है वो मार्च के महीने में होती है, मार्च अप्रैल के महीने में। जैसे गेहूँ है, चना है, जौ है, ये सारे जो है रबी फसल हैं। जितने भी दलहन है, तिलहन है, ये सारे रबी फसल होते हैं। और एक जायद फसल है जो खरीफ और रबी यानी रबी फसल कटने के बाद और खरीफ फसल बोने से पहले उगाया जाता है। जैसे मूंग है जो है, उसी तरह जो है रागी है, जिसको गांव की भाषा में हम लोग मड़ुआ के नाम से जानते हैं। तो ये सारे जायद फसल की श्रेणी में आएंगे। यहाँ खरीफ फसल ऑप्शन सी हो जाएगा, मक्का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो जमशेदजी टाटा के द्वारा झारखंड में लगाया गया था, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो जमशेदजी टाटा के द्वारा जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, जिसको टिस्को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं, जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर में लगाया था। इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में किए थे। ऑप्शन ए इसका सबसे सही जवाब है। अगला है कि भिलाई स्टील प्लांट जो है इसकी स्थापना भारत में कब हुई है। तो भिलाई स्टील प्लांट की जो स्थापना है यह 1955 में भारत और सोवियत संघ रूस के सहयोग से भारत में यह स्थापित हुई थी, अर्थात ऑप्शन बी 11वां नंबर प्रश्न का सबसे सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड्स की स्थापना कब हुई है। तो इसकी स्थापना जो है 1964 ईस्वी में हुई है। जो 12वां नंबर प्रश्न है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी के 1964 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट सवाल है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई। बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित हुआ है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों 13वां नंबर प्रश्न का कि इसकी स्थापना 29 जनवरी 1964 यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा डेट 29 जनवरी 1964 को यह स्थापित हुआ है, और 6 अप्रैल 1968 से यह फंक्शनल हुआ है, यानी इसके जो है 6 अप्रैल 1968 से यह चालू हुआ है। सही से सवाल है अगला कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई है। IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना जो है यह 1959 में हुई है। कब हुई है। 1959 में हुई है। अगला सवाल है कि भारत का पहला जनगणना सर्वेक्षण कब हुआ था। अब जो यहाँ से सवाल आएंगे यह इतिहास के सवाल आएंगे। तो हम आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप बेल आइकन को दबाइए ताकि अगला हर अपडेट्स आप तक। तो भारत का जो पहला जनगणना सर्वेक्षण है यह 1881 में हुआ है। कब हुआ है। 1881 में। ऑप्शन सी सबसे करेक्ट आंसर है। उस वक्त भारत में जो है लॉर्ड रिपन का शासन था। भारत का गवर्नर जनरल कौन थे। तो लॉर्ड रिपन का शासन चल रहा था। उन्हीं के शासन में पहला जनगणना सर्वेक्षण हुआ था, और उसी वक्त जो है कारखाना अधिनियम भी जो है 1881 ईस्वी में ही आया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि टीपू सुल्तान किस युद्ध में पराजित हुए। टीपू सुल्तान जो है किस युद्ध में पराजित हुए हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा 16वां नंबर प्रश्न का यह है ऑप्शन सी
कि मैसूर के चौथा मैसूर युद्ध में जो है टीपू सुल्तान को पराजित किया, और जो कि 1799 ईस्वी में हुआ, और उसी में उनकी मृत्यु हो गई श्रीरंगपट्टनम में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि संथाल विद्रोह किस कारण से हुआ था। संथाल विद्रोह जो है यह एक प्रमुख जनजातीय विद्रोह है। तो संथाल विद्रोह का जो कारण था लगान वृद्धि, ये कारण था। वन कानून भी एक कारण था। वन चूँकि जो है अंग्रेज अपने व्यापारिक ये को मजबूत करने के लिए, रेल लाइन बिछाने के लिए लगातार वनों की कटाई कर रहे थे, और जो है जमींदार शोषण हो रहा था जमींदारों के द्वारा। तो ये तीनों प्रमुख कारण था संथाल विद्रोह का, जिसके कारण संथालियों ने विद्रोह किया था। अर्थात इस 17 नंबर सवाल का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये सारे कारण थे संथालियों के विद्रोह का। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। 1857 की क्रांति के तो बहुत सारे अन्य कारण थे ही, लेकिन उनमें से जो सबसे तत्कालीन कारण क्या था, तो तत्कालीन कारण की अगर बात की जाए तो तत्कालीन कारण था एनफील्ड राइफल, नई राइफल की कारतूस, एनफील्ड राइफल की कारतूस। यानी कि जो एनफील्ड राइफल था उसको जो है उसके जो कारतूस थे उसे दांत से खींचना पड़ता था, उसमें एक चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ था, और एक भ्रम फैला था कि जो एनफील्ड राइफल का कारतूस है वह गाय और सूअर के चर्बी से बना हुआ है, जो कि हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों के लिए धर्म भ्रष्ट होने की बात थी। हिंदू जहाँ जो है हिंदू धर्म के लिए गाय पवित्र पशु थी, वहीं मुसलमानों के लिए सूअर जो है वह हराम पशु था। तो इसलिए जो है सभी सिपाहियों ने मिलकर के सबसे पहले मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी से जो है इसका विद्रोह किया था। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि 1857 के विद्रोह के नेतृत्व कानपुर से किसने किया। तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है कानपुर से नाना साहब किए थे। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगर आप हमसे पहले प्रश्नों का उत्तर कर रहे हैं तो आप ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको यह वीडियो या क्लास आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोगों की जो तैयारी है वो बेहतर हो सके। सवाल है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो खिलाफत आंदोलन जिसकी शुरुआत 1920 ईस्वी में हुई, जो तुर्की में खलीफा का पद समाप्त किया गया था ऑटोमन साम्राज्य के, तो उसी के विरुद्ध जो है भारत में खिलाफत आंदोलन चल रहा था। खलीफा जो है मुसलमानों का एक ये में पवित्र स्थान था, तो खलीफा का पद को बरकरार रखने के लिए जो है खिलाफत आंदोलन चल रहा था। अली बंधु इसके प्रमुख ये थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। नाम क्या था? शौकत अली और मोहम्मद अली जो है प्रमुख नेता थे खिलाफत आंदोलन के। और खिलाफत आंदोलन जो अखिल भारतीय खिलाफत सभा हुआ 1920 में, उसकी अध्यक्षता गांधी जी किए थे। गांधी जी खिलाफत आंदोलन के सहयोग में थे, और खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को एक साथ चलाए, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता भी बढ़ा और अंग्रेज़ों को एक मैसेज गया कि संपूर्ण भारत जो है उनके विरोध में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि राजा राम मोहन राय ने किस संस्था की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय, जिनको आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। इन्होंने जो है प्रयास किया था सती प्रथा के विरुद्ध और विधवा पुनर्विवाह के लिए, और दोनों कानून जो है बाद में पारित हुआ था। 1829 में सती प्रथा बैन हुआ है, 1856 में जो है विधवा पुनर्विवाह का कानून लागू हुआ है। यह 21वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है कि इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किए हैं। ऑप्शन बी इसका सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है कि हंटर आयोग किस विषय से जुड़ा हुआ था। तो हंटर आयोग जो है, हंटर कमीशन आया था। तो हंटर कमीशन 2 बार आया है, ये अब मेन पॉइंट है याद रखने का कि हंटर कमीशन जो है यह 2 बार आया है। पहली बार हंटर कमीशन जो है वह शिक्षा के लिए आया था। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर होगा। 1857 के विद्रोह में भी हंटर कमीशन ही उसका जांच किया था, तो उसको भी हंटर कमीशन के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ शिक्षा के लिए जाना जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में पहली छपाई मशीन कब आई थी। तो भारत में जो पहली छपाई मशीन है यह ऑप्शन ए सही उत्तर होगा कि 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा लगाया गया था। पुर्तगालियों के द्वारा कब लगाया गया था? 1556 ईस्वी में सबसे सही जवाब है, जो कि कहाँ लगाया गया था? तो लगाया गया था गोवा में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है
कि मशरूम का पोषण किस प्रकार का होता है। दोस्तों यहाँ से अब जो है यह विज्ञान से रिलेटेड प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। तो मशरूम का जो पोषण है, यह मशरूम जो है वह एक परपोषी पोषण होता है, यानी वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, वो जो है अन्य ये से अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट है कि शरीर के विकास में सबसे ज़्यादा कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है। जी हाँ दोस्तों, तो शरीर के विकास में अगर सबसे ज़्यादा जो पोषक तत्व सहायक होता है वह होता है 25 का ऑप्शन बी सबसे सही जवाब हो जाएगा कि प्रोटीन। वसा जो है हमें ऊर्जा की प्राप्ति करती है, वसा और कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और विकास में जो है ये प्रोटीन सबसे अधिक सहायक होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा परिवर्तन अपरिवर्तनीय है, यानी एक बार जब परिवर्तन हो जाए तो दोबारा अपने पुनः जो पहले की हालत है उसमें नहीं लौटते हैं, उसी को कहते हैं अपरिवर्तनीय। तो जो परिवर्तन है जिसको अपरिवर्तनीय है, यानी जो पहले एक बार जब परिवर्तन हो गया तो दोबारा नहीं लौटेगा, उसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं। यानी एक बार जो चीज़ बदल गया, जैसे दूध से दही बन गया तो हम लोग अब दही को दूध नहीं बना सकते हैं, तो ये जो है अपरिवर्तनीय है। जब ये लेकिन पानी से बर्फ़ बन गया तो बर्फ़ से पानी फिर बन जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या है, ये भौतिक परिवर्तन है कि बर्फ़ से पानी थोड़ा देर के लिए बन गया, फिर पानी को हम लोग बर्फ़ बना देंगे और बर्फ़ से पानी, पानी से बर्फ़, बर्फ़ से पानी, पानी से बर्फ़ होता रहेगा। लेकिन जो है दूध से दही हो गया तो दही से दूध नहीं बन पाएगा। उसी प्रकार जो है जो पानी का जमना है, कागज़ को मोड़ना है, मोमबत्ती का पिघलना है, ये सब पुनः अपने वापस स्टेट में आ सकता है, लेकिन दूध का फटना जो है नहीं होगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि पत्तियां किस प्रक्रिया में भाग लेती है। पौधे में जो पत्ती है यह भाग लेती है मुख्य रूप से पोषण में, यानी भोजन के निर्माण में पत्ती भाग लेती है। 27 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चूँकि सांस लेने की जो क्रिया है, तो याद रखिएगा पौधे का प्रत्येक अंग अपने अपने हिसाब से सांस लेता है, यानी पौधे की तना अलग सांस लेता है, पौधे की पत्ती अलग सांस लेती है, पौधे का जड़ अलग सांस लेता है। तो वहाँ श्वसन की क्रिया प्रत्येक भाग में अलग अलग होती है, लेकिन पौधे के जो भोजन तैयार होता है वो पत्तियों पर तैयार होता है। तो पत्ती का काम पोषण का है, इसीलिए पत्ती को जो है क्या कहा जाता है, पौधे का जो है ये कहा जाता है किचन, पौधे का किचन पत्ती को कहा जाता है। अगला सवाल है कि जड़ का कार्य क्या है। तो दोस्तों जड़ जो है पौधे को एक तो मतलब उसको खड़ा रखता है, संलग्नता प्रदान करता है। दूसरा जल का शोषण करके जाइलम उत्तक के द्वारा पौधे क्या करते हैं, जड़ से जल का शोषण करते हैं, जल को सोखते हैं। फिर एक जाइलम उत्तक होता है पौधे में, वो जाइलम उत्तक के द्वारा पानी जो है वो तना होते हुए पत्ती तक पहुंचता है। कैसे, किसके द्वारा पहुंचता है, जाइलम उत्तक के द्वारा। ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो जल पौधे जड़ के द्वारा जल को शोषित करके और जाइलम उत्तक के द्वारा पानी को फिर पत्ती तक पहुंचाने का कार्य करता है। सवाल है कि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किसे दर्शाता है। तो अगर समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आ रहा है तो वह उसके गति को दर्शाएगा, उसके मोशन को बताएगा। और अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वह उसके रेस्ट को बताएगा, यानी वह विरामावस्था में है। और अगर परिवर्तन हो रहा है तो वह गति में है, यानी ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि घड़ी की सुई किस प्रकार की गति करती है। तो घड़ी की जो सुई है वह घड़ी घूर्णन गति करती है, यानी एक वृत्ताकार पथ पर जो है वो उसके चारों ओर घूमती रहती है। एक निश्चित समय अंतराल में वो अपना एक चक्कर पूरा करती है, फिर एक निश्चित समय अंतराल में अपना एक चक्कर पूरा करती है। इस प्रकार यह गति जो है घूर्णन गति के नाम से जानी जाएगी। ऑप्शन सी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। सवाल है कि बल लगाने पर वस्तु में क्या परिवर्तन हो सकता है। तो अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो सकता है। हो सकता है कि वह वस्तु पूरब की ओर गति कर रही है, लेकिन बल लगा के हम उसे उत्तर या दक्षिण की ओर घुमा सकते हैं। अगर कोई उसके गति में परिवर्तन ला सकते हैं, यानी बल लगाते हैं तो कोई वस्तु अगर तेज गति में है
तो उसको धीमा कर सकते हैं, कोई वस्तु अगर धीमी गति में है तो उसको तेज कर सकते हैं, या फिर कोई वस्तु अगर विराम में है तो उसको गति में ला सकते हैं, या गति में है तो विराम में ला सकते हैं। उसके आकार में परिवर्तन हो सकता है, बल लगाने से उसके आकार बदल सकता है, अर्थात उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हम किसी वस्तु पर बल लगाकर सभी परिवर्तन को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न देख रहे हैं, सभी प्रश्नों को हम आपको डिस्क्रिप्शन के साथ बता रहे हैं, ताकि इससे आधारित कोई भी प्रश्न आएगा तो वो आपसे निश्चित ही नहीं छूटेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ क्लास दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और आप जो है अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि दूरी माप की एसआई इकाई क्या है, यानी दूरी मापने की जो एसआई यूनिट्स है वह क्या है। जो दूरी मापने की जो एसआई यूनिट्स है वह है मीटर। हालांकि किलोमीटर में भी, सेंटीमीटर में भी, इंच में भी, सभी में मापते हैं लंबाई को ही, लेकिन दूरी जो एसआई माप पूछा जा रहा है, दूरी कहिए या फिर लंबाई कहिए, तो इसके लिए मीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि परछाई कैसे बनती है। जो हमारा ये परछाई है, ये कैसे इसका निर्माण होता है, तो ये तो आभासी है। तो परछाई बनती है कि जब प्रकाश की किरण अपारदर्शी वस्तु से टकराती है। जैसे कांच है, तो कांच से अगर प्रकाश की किरण टकराएगी तो आर पार हो जाएगी, यानी शीशा से टकराने पर। लेकिन अगर अपारदर्शी वस्तु जिससे होकर प्रकाश की किरण पार नहीं कर सकती है, दीवार है या हम लोग के शरीर पर अगर टकराती है, तो वहाँ पर जो है परछाई का निर्माण होता है। ऑप्शन बी इसका सबसे करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि कौन सा धातु चुंबक से आकर्षित होता है। तो लोहा धातु जो है यह मुख्य रूप से चुंबक से आकर्षित होता है। ऑप्शन बी यहाँ सबसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि चुंबक के कौन से भाग में आकर्षण सबसे अधिक होता है। तो कोई भी चुंबक हो तो उसके दोनों ध्रुवों पर जो है सबसे अधिक आकर्षण होता है, दोनों ध्रुवों पर सबसे अधिक आकर्षण होता है। लेकिन जो चुंबक फ्री स्टेट में छोड़ देने पर हमेशा उत्तर दक्षिण ध्रुव में जो है रुकते हैं, तो उत्तर ध्रुव हमेशा दक्षिणी ध्रुव को आकर्षित करेगा और दक्षिणी ध्रुव हमेशा उत्तरी ध्रुव को आकर्षित करेगा। समान ध्रुव अगर होगा उत्तर उत्तर ध्रुव, तो वहाँ पर प्रतिकर्षण होता है, यानी एक चुंबक दूसरे को धकेलेगा। और उसी तरह अगर दक्षिण दक्षिण ध्रुव होगा तो वहाँ पर भी प्रतिकर्षण होगा, एक चुंबक दूसरे को धकेलेगा, धक्का देगा, न कि आकर्षित करेगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया। तो यहाँ से जो प्रश्न है ये हमारे जो है संविधान से रिलेटेड प्रश्न है, जो कि पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न हैं। तो भारतीय संविधान को जो अंगीकृत किया गया था वो 26 नवंबर 1949, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा कि संविधान निर्माताओं ने जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946, और उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को जो है दूसरी बैठक हुई, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। फिर 13 दिसंबर 1946 को ही जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका पेश किए, और उसके बाद संविधान निर्माण का कार्य शुरू हुआ था। वह 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के पश्चात 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माताओं ने संविधान को अंगीकृत किया था, और उसी दिन में, इसी उपलक्ष्य में हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला सवाल है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। धर्मनिरपेक्षता जो है का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और राज्य सभी धर्मों को समान सम्मान देगा, यानी किसी धर्म के लिए विशेष व्यवस्था नहीं होगी, सभी धर्मों को समान सम्मान मिलेगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों के लिए समान सम्मान की व्यवस्था होगी। अगला सवाल है कि संसद का मुख्य कार्य क्या है। तो संसद का जो मुख्य कार्य है, संसद चूँकि विधायिका के अंग है, अर्थात संसद का मुख्य कार्य कानून बनाना है, और संसद का और उस कानून को लागू करना जो है वो कार्यपालिका का काम होता है, और उसके अकॉर्डिंग नहीं चलने वालों को जो है सज़ा देना वो न्यायपालिका का काम होता है। संसद के 3 अंग हैं, वो एक अंग है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा अंग जो है वो राष्ट्रपति है। यानी कोई भी
कानून पहले लोकसभा से पारित होगा, फिर राज्यसभा से पारित होगा, फिर उसके बाद राष्ट्रपति का मुहर लगने के बाद वह कानून बनेगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि जब एक बिल संसद में पारित हो जाता है तो उसे कानून बनाने के लिए किसकी मंजूरी चाहिए। तो अभी हम बताएं आपको कि जब कोई बिल लोकसभा में पारित होगा फिर वो राज्यसभा जाएगा, तो ये दोनों संसद के निचला और ऊपरी सदन है। तो लोकसभा जो है वो संसद का निचला सदन है और राज्यसभा ऊपरी सदन है। जब दोनों सदन से बिल पास होता है फिर उसके पश्चात राष्ट्रपति उस पर मुहर लगाते, फिर वो कानून बनता है, अर्थात ऑप्शन बी सही जवाब है। सवाल है कि जनहित याचिका यानी PIL पब्लिक इन्वेस्टिगेशन लीग का उद्देश्य क्या होता है। तो जो जनहित याचिका है ये आम जनता के हितों की रक्षा के लिए जो है PIL दाखिल किया जाता है, यानी यहाँ ऑप्शन सी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों हम लोग 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो NCERT और SCERT किताबों से तैयार किए थे वो आपके लिए हम लेकर आए हैं। हम अगले सेट में फिर उपलब्ध होंगे आपके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चलते चलते फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर क्लास पसंद आया तो आप इसे दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।